हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप बहुत अच्छे से होंगे और सीटेट की प्रिपरेशन में लगे होंगे। तो आज की क्लास में वेलकम करती हूँ मैं आपका। आज की क्लास जो है वो सीटेट पेपर नंबर 2 बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र यानी कि सीडीपी से रिलेटेड आज की क्लास जो है वो रहेगी। तो इसमें सीडीपी से रिलेटेड 50 इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज रहेंगे आज की क्लास में। तो आज की क्लास चलिए शुरू करते हैं। इसके पीछे भी मैं आपको सीडीपी के रिलेटेड एक क्लास पहले भी 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है पीवाईक्यूज जो है वो पढ़ा चुकी हूँ। अगर आपने उस क्लास को अभी तक चेक नहीं किया है तो आप उस क्लास को भी जाकर जरूर देख सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट उस क्लास में भी क्वेश्चन जो है वो पढ़ाए हुए हैं और एक दो क्लासेस जो है वो हिंदी पेडागोगी से रिलेटेड मैं आपको पहले पढ़ा चुकी हूँ। तो आप उनको भी जाकर जरूर चेक कर सकते हो क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट उन क्लासेस में भी क्वेश्चन पीवाईक्यूज जो है वो रहे हैं। ठीक है, चलिए आज की क्लास की बात करते हैं। तो आज की क्लास में लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संख्यात्मक विकास का मूल कारण क्या है। लेव वाइगोत्स्की जो सीटेट के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फिलोसफर माने जाते हैं। 4 से 5 फिलोसफर्स के नाम मैं आपको बता चुकी हूँ, जैसे कि हर क्लास में मैं आपको बोलती हूँ। एक है लेव वाइगोत्स्की, जीन पियाजे हैं, हार्वर्ड गार्डनर हैं, उसके बाद स्किनर हैं, उसके बाद कोहलर हैं। ये जो सभी हैं इनकी आपने थ्योरीज के नाम भी याद रखने हैं और इनको ब्रीफ वे में आपने जाकर पढ़ना है क्योंकि इनसे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो सीटेट के एग्जाम में पूछे जाते हैं हर बार। ठीक है, तो यहाँ पर लेव वाइगोत्स्की की बात कर रहे हैं। लेव वाइगोत्स्की जो थे उन्होंने संज्ञानात्मक विकास के लिए किसको मूल कारण माना था। ये क्या मानते थे कि संज्ञानात्मक विकास जो है बच्चे के कॉग्निटिव जो डेवलपमेंट है वो किस प्रकार से होती है। तो ये मानते थे कि बच्चा जितना सामाजिक अन्योन क्रिया करेगा, ठीक है, जो बच्चा जो है सोशल इंटरेक्शन जितना बच्चा करेगा उतना ही ज्यादा बच्चे का जो संज्ञानात्मक विकास है वो उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है, नेक्स्ट है जीन प्याजे। अब जीन प्याजे के अनुसार बच्चा किस अवस्था में जाकर वस्तु स्थायित्व ऑब्जेक्ट परमानेंस जो है वो प्रदर्शित करता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हो सकता है पिछली क्लास में भी मैंने आपको ये क्वेश्चन बताया हो क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार ये पेपर में रिपीट होता रहता है। ठीक है, तो जीन प्याजे कौन सी ऐसी इनके अनुसार जो है वो 4 अवस्थाएं बताई गई हैं। कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी इनके द्वारा दी गई है। तो इन्होंने 4 अवस्थाओं में बच्चे के विकास को, ठीक है, बच्चे का जो संज्ञानात्मक विकास होता है उसको 4 अवस्थाओं में बांटा हुआ है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि कौन सी अवस्था में ये मानते थे कि बच्चा जो है उसमें ऑब्जेक्ट परमानेंस जो है वो पैदा हो जाता है। ठीक है, बच्चा जो कौन सी आयु में जाकर जो है वो वस्तु स्थायित्व प्रदर्शित करने लग पड़ता है। तो ये पहली स्टेज है संवेदी प्रेरक अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज, जिसकी जो एज है 0 to 2 years मानी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर इनका मानना ये था कि जो वस्तु स्थायित्व है बच्चे में आ जाता है। अच्छा, एक बात और कि अगर आपने अभी तक जीन प्याजे के बारे में नहीं पढ़ा है और आप इनकी थ्योरी को एक सिंपल वे में, एक आसान सी भाषा में पढ़ना चाहते हो तो आप मेरे चैनल पर जाकर जीन प्याजे के नाम से एक वीडियो जो है वो देख सकते हो। वहां पर मैंने जीन प्याजे की थ्योरी को बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोहल वर्ग के अनुसार वह स्तर जिसमें बालक की नैतिकता दंड के भय से नियंत्रित होती है तो वह क्या कहलाता है। ठीक है, तो कोहल वर्ग ये भी एक सीटेट के हीरो ही माने जाते हैं क्योंकि इनसे रिलेटेड भी कोई ना कोई क्वेश्चन जो है वो सीटेट के एग्जाम में पूछा ही जाता है। तो कोहल वर्ग ने कौन सी थ्योरी दी है? कोहल वर्ग ने दी है मॉरल डेवलपमेंट की थ्योरी। इन्होंने बच्चे की एक मॉरल डेवलपमेंट को 3 पार्ट्स में बांटा हुआ है, 3 स्टेजेस में बांटा हुआ है। उसके आगे 6 पार्ट्स जो है वो किए हुए हैं। तो क्वेश्चन में यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि जो बालक है, एक बच्चा है, उसकी जो नैतिकता है, जब पनिशमेंट के भय से बच्चा कोई भी काम करता है, उसको पता है कि उसको पनिशमेंट मिल सकती है, तो उस भय से बच्चा जो है वो एक नियंत्रित काम करता है। उसकी नैतिकता जो है, उसकी मॉरल डेवलपमेंट जो है वो नियंत्रित होकर कार्य करती है। तो वो कौन सी स्टेज है? तो वो स्टेज है पूर्व परंपरागत स्टेज। ठीक है, प्री कन्वेंशनल लेवल। ठीक है, प्री कन्वेंशनल लेवल जो है उसमें बच्चा जो है वो एक पनिशमेंट के भय से जो अपनी मॉरलिटी है या जो मॉरल डेवलपमेंट है उसको प्रदर्शित जो है वो करता है। चलिए बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा, बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत बार ये क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। आपने बीएड में भी बहुत बार ये क्वेश्चन पढ़ा होगा कि विकास की कौन सी अवस्था जो है वो तनाव और तूफान की अवस्था जो है वो कही जाती है।
तो विकास की किशोरावस्था, ठीक है, जब बच्चा जो है एडोलसेंस में से गुजरता है, उस अवस्था को बच्चे के तनाव और तूफान की अवस्था कहा जाता है। और ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि तनाव और तूफान की अवस्था इसको क्यों कहा जाता है, क्योंकि बच्चे में इस एज में आकर जब बच्चा जो है 12 से लेकर 18 तक की एज में होता है, तो बच्चे में हर तरह के चेंजेस होते हैं। जैसे कि फिजिकल चेंजेस होंगे बच्चे में, उसमें मेंटली चेंजेस होंगे, उसमें सोशली चेंजेस होंगे, उसमें मतलब हर तरह से बच्चा जो है उसमें बहुत सारे चेंजेस जो हैं वो बच्चे में आते हैं। चाहे आप शारीरिक रूप से मान लो, चाहे आप मानसिक रूप से मान लो, चाहे आप सोशली रूप से, क्योंकि सोशली सामाजिक रूप से इसलिए कह रही हूँ क्योंकि बच्चा जो है इसी एज में आकर जो है वो एक सोशल होना जो है वो शुरू करता है, ठीक है। एक मतलब जो बाहर के लोग हैं उनके साथ इंटरेक्शन करना जो है वो अच्छे से शुरू करता है, ठीक है। तो उसके उसमें बहुत सारे चेंजेस होते हैं इस अवस्था में, इसलिए इस अवस्था को तनाव और तूफान की अवस्था जो है वो कहा गया है, ठीक है। तो किशोरावस्था उसको तनाव और तूफान दोनों की अवस्था कहा गया है। चाहे आप गर्ल्स मान लो, चाहे आप बॉयज मान लो, इस एज में जाकर सभी में बहुत सारे चेंजेस जो हैं, हर तरह के चेंजेस जो हैं वो होते ही होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बच्चों में अधिगम की प्रक्रिया में त्रुटियों की क्या भूमिका होती है। जब बच्चे जो हैं वो सीखते हैं, अधिगम करते हैं, लर्निंग करते हैं, तो उनमें एरर्स की क्या भूमिका रहती है। यहाँ पर क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि क्या उनके एरर्स जो है वो किसी काम आते हैं, ठीक है, उनकी क्या भूमिका रहती है, वो हमारे लिए क्या रोल प्ले करते हैं। तो जो एरर्स हैं उनको एक एक आवश्यक अंग के रूप में देखा जाता है, ठीक है। तो वे अधिगम प्रक्रिया का एक आवश्यक अंग है और बच्चों की सोच में अंतर्दृष्टि प्रदान करती है, ठीक है। जो बच्चा जो है वो सीखने जब लगता है तो बहुत सारी गलतियां करेगा। जैसे कि मान लो कि अगर बच्चे को फर्स्ट डे बच्चा जब स्कूल जाता है तो जब उसको पेंसिल पकड़ना सिखाई जाती है, तो बच्चा हो सकता है पेंसिल उसको ना पकड़नी आए, या बच्चा जो है वो आड़ी तिरछी लाइनें लगा दे। मतलब हर तरह की गलतियां जो बच्चा करता है उनको एक आवश्यक अंग के रूप में देखा जाता है, और टीचर के लिए तो ये बिल्कुल ही पॉजिटिव पॉइंट के रूप में देखी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में समान शैक्षिक अवसर का क्या अर्थ है। तो जो एक प्रोग्रेसिव एजुकेशन है उसमें समान शैक्षिक अवसर, तो क्वेश्चन से ही पता चल रहा है कि एक समान शिक्षा के अवसर देना, उसका क्या अर्थ होगा। तो उसका अर्थ होगा कि प्रत्येक बच्चे को ऐसी शिक्षा उपलब्ध करवाना जो उसकी क्षमताओं और भविष्य के लिए उपयुक्त है, ठीक है। तो समावेशी शिक्षा भी ऐसी शिक्षा को कहा जाता है जहाँ पे हर तरह के बच्चे को साथ में पढ़ाया जाता है, चाहे बच्चा दिव्यांग है, चाहे बच्चा जो है वो एक तरह से एक मंद बुद्धि है बच्चा, गिफ्टेड चाइल्ड है, ठीक है। तो हर तरह के बच्चे को एक ही कक्षा में जब शिक्षा दी जाती है तो उसको समान शैक्षिक अवसर भी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉवर्ड गार्डनर, ठीक है। हॉवर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत। अब यहाँ पर हमें पता चल गया कि हॉवर्ड गार्डनर ने कौन सा सिद्धांत दिया है, तो बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया है, ठीक है। तो आप क्वेश्चन से भी क्वेश्चन बना सकते हो, ठीक है। वैसे तो ये PYQs है, इसी तरह से क्वेश्चन एग्जाम में एज इट इज पूछे गए हैं, तो आप अगर समझना चाहो तो क्वेश्चन से भी क्वेश्चन जो है वो हमारा निकल जाता है। जैसे कि हमें यहाँ से पता चल गया कि हॉवर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार, यानी कि हमें पता चल गया कि हॉवर्ड गार्डनर ने कौन सी थ्योरी दी थी, तो उन्होंने दी थी बहुबुद्धि सिद्धांत की, ठीक है। मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी जो है वो हॉवर्ड गार्डनर के द्वारा दी गई थी, ठीक है। तो दूसरों के मूड और इरादों को समझने की क्षमता क्या कहलाती है। तो हॉवर्ड गार्डनर जो थे उन्होंने 8 प्रकार की बुद्धियों का वर्णन किया है कि इंसान के पास जो इंसान है उसमें अलग अलग इंसानों के पास अलग अलग प्रकार की बुद्धि होती है, तो इन 8 प्रकार की बुद्धियां बताई हुई हैं, ठीक है। तो ये मानते थे कि ऐसा नहीं है कि एक एक इंसान है उसमें एक ही प्रकार की बुद्धि होगी। ये मानते थे कि हर तरह के व्यक्ति में हर तरह की अलग अलग बुद्धि जो है वो पाई जाती है। दूसरों के मूड और इरादों को समझने वाली जो क्षमता है वो कहलाती थी अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, ठीक है। इंटरपर्सनल जो इंटेलिजेंस है वो कहलाती थी, ठीक है। उसी तरह से ये मानते थे कि कवियों में अलग जो बुद्धि है वो होती है, वकीलों में अलग तरह की बुद्धि होती है, कवियों में अलग तरह की होती है, जो राजनेता होते हैं उनमें अलग तरह की, मतलब हर तरह की इन्होंने डिवाइड करके रखे हुए हैं कि कौन से इंसान में कौन सी प्रकार की बुद्धि जो है वो पाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है कि समावेशी शिक्षा का मुख्य सिद्धांत क्या है। तो समावेशी शिक्षा जो है उसका मुख्य सिद्धांत क्या है कि सभी बच्चों को उनकी योग्यताओं की प्रवाह किए बिना नियमित स्कूल प्रणाली में शामिल करना। मतलब वही जो मैं आपको बता भी चुकी हूँ अभी ऊपर, जो 6 नंबर का क्वेश्चन था इसमें भी मैंने यही बताया आपको कि हर तरह के बच्चे को उसकी योग्यताओं की प्रवाह किए बिना, यानी कि हमने ये नहीं देखना है कि बच्चा किस तरह का है, वो बच्चा
मतलब पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है, मतलब हर तरह का किसी भी प्रकार का बच्चा है उसको आपने एक ही कक्षा में नियमित स्कूल प्रणाली में शामिल करना है, ठीक है। तो ये समावेशी शिक्षा का सिद्धांत है। चलिए बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट है जीन पियाजे के अनुसार एक बच्चा जो ये मानता है कि निर्जीव वस्तुओं जैसे गुड़िया में भी जीवन है, ये क्या प्रदर्शित कर रहा है। तो ये जो क्वेश्चन है ये कि जीववाद प्रदर्शित कर रहा है। एक बच्चा जो है उसको ये नहीं पता कि ये चीज़ जो है वो सांस नहीं लेती है, ये खाना नहीं खाती है, ये मतलब नाच नहीं सकती है, हमारी तरह चल नहीं सकती है। वो ये मानता है कि जैसे गुड़िया भी है, तो ये वो ये मान रहा है कि गुड़िया भी खाना खाती है, गुड़िया भी हंसती है, गुड़िया भी रोती है। तो वो ये मान रहा है कि जो गुड़िया है उसमें प्राण है, ठीक है। तो वो प्रदर्शित करता है जीववाद को, ठीक है। नेक्स्ट है कि स्मीपस्थ विकास का क्षेत्र जेडपीडी, जो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का जो वो एक तरह से आप मान लो कि थ्योरी दी गई थी, वो किसके द्वारा दी गई थी, वो है क्या, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है वो क्या है, ठीक है। स्मीपस्थ विकास का क्षेत्र जो है वो क्या है, वह अंतर जो बच्चा स्वतंत्र रूप से कर सकता है और वह जो सहायता के साथ कर सकता है। अच्छा, एक बच्चा है उसको आपने हिंट देके कुछ समझाया, ठीक है, बच्चे ने कर लिया बहुत अच्छे से, और एक उसके बाद जब बच्चा उस काम में परफेक्ट हो जाता है तो वही काम बच्चे ने स्वयं कर लिया, तो जो बीच का अंतर हुआ उसको स्मीपस्थ विकास का क्षेत्र जो है वो कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है लिंग, यानी कि जेंडर एक डैश संरचना है। तो जेंडर जो है एक सामाजिक संरचना है, ठीक है। जो जेंडर है वो सामाजिक संरचना है। जैसे कि एक क्यों कहा गया है सामाजिक संरचना, क्योंकि जेंडर जो है वो समाज निर्धारित करता है कि ये लड़का है इसके लिए ये काम अच्छे हैं, ये लड़की है इसके लिए ये काम अच्छे हैं। ये जो जेंडर है ये समाज के द्वारा निर्धारित जो है वो किए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की वह भूमिका कैसी होनी चाहिए। तो शिक्षक की भूमिका सुविधादाता फैसिलिटेटर के रूप में होनी चाहिए, ठीक है। एनसीएफ 2005 का मानना है कि टीचर जो है एक फैसिलिटेटर के रूप में ही काम करेगा, वो एक निर्देशकर्ता नहीं बनेगा, वो एक एक तरह से लीडर नहीं बनेगा, वो एक फैसिलिटेटर है, बच्चों के लिए सुविधादाता है। अगर बच्चा किसी चीज में फंस रहा है तो उसको सिर्फ सुविधा देनी है, बच्चे को उस समस्या से निकालने की कोशिश करनी है, ठीक ठीक है। उसके ऊपर एक तरह से हावी नहीं होना है, उसको एक तरह से जो है वो निर्णय नहीं सुनाना है, बच्चे को सिर्फ सुविधा देनी है, आपने सुविधादाता फैसिलिटेटर के रूप में ही आपको काम करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि प्रतिभाशाली बच्चे की पहचान के लिए सबसे उपयुक्त तरीका क्या है। तो प्रतिभाशाली बच्चे, ठीक है, जो बच्चे गिफ्टेड चाइल्ड आप जिनको कह सकते हो, ठीक है, तो बच्चे जो टैलेंटेड बच्चे हैं उनके लिए उनकी पहचान करने का सबसे उपयुक्त तरीका क्या बताया हुआ है कि उनकी जिज्ञासा, मौलिक सोच और समस्या समाधान कौशल का अवलोकन करना, ठीक है। बच्चे जो हैं उनको उनके बारे में जानना कि इसमें इनमें किस प्रकार की क्यूरियोसिटी है, ठीक है। बच्चे जो हैं उनकी सोच के बारे में जानना, उनकी समस्या समाधान, उनको एक जैसे मान लो कि पूरी क्लास बैठी है, उसको उनको आपने कोई पजल दे दिया सॉल्व करने को, ठीक है, तो कोई क्वेश्चन ही पूछ लिया, तो जो एक गिफ्टेड चाइल्ड हैं या फिर प्रतिभाशाली बच्चे हैं वो समस्या समाधान को डाइवर्जेंट तरीके से सॉल्व करेंगे, अब सारी तरीके से वो सॉल्व करेंगे, तो वो बच्चे की पहचान का सबसे उपयुक्त तरीका ये है, ठीक है। नेक्स्ट है कि वर्षानुक्रम और वातावरण के बीच में संबंध को कैसे परिभाषित किया जा सकता है। तो ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और विकास को संयुक्त रूप से प्रभावित करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया जो है वो मुख्य रूप से किससे संगठित है। तो डिसलेक्सिया जो है वो पढ़ने की कठिनाई होती है, ठीक है। बच्चा जो है वो बी और पी में अंतर नहीं कर पाता है, या बच्चा जो है उसको जैसे सेम वर्ड्स जो होंगे उनको देखने में दिक्कत होगी कि ये किस प्रकार का वर्ड है, ये किस प्रकार से होगा। तो वो पढ़ने से रिलेटेड जब बच्चा एक कठिनाई महसूस करता है तो उसको अधिगम अक्षमता यानी कि डिसलेक्सिया जो है वो होता है, ठीक है। नेक्स्ट है सतत और व्यापक मूल्यांकन। सीसीई का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो सीसीई जो है बच्चे के विकास के सभी पहलुओं को का नियमित आकलन करना सीसीई कहलाता है। क्रिया प्रसूत अनुबंधन, ऑपरेंट कंडीशनिंग की थ्योरी जो है वो किसने दी थी। तो ऑपरेंट कंडीशनिंग की थ्योरी वीएफ स्किनर के द्वारा जो है वो दी गई थी, ठीक है। नेक्स्ट है कि एक प्रगतिशील कक्षा में विद्यार्थी को कैसे देखा जाता है। तो एक प्रगतिशील जो प्रोग्रेसिव क्लास है उसमें बच्चे को विद्यार्थी को कैसे देखा जाता है। तो उसमें विद्यार्थी को सक्रिय अन्वेषक, ठीक है, एक्टिव एक्सप्लोरर के रूप में जो है वो देखा जाता है।
बच्चा जो है वो कोई भी काम कर सकता है, ठीक है, उसके रूप में बच्चे को देखा जाता है। अधिगम शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में पाढ़ यानी कि स्कैफोल्डिंग का क्या अर्थ होता है? तो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, उसमें जो एक स्कैफोल्डिंग है उसका क्या अर्थ होगा? तो उसमें उसका ये अर्थ होगा कि सीखने के दौरान वयस्कों द्वारा दी जाने वाली अस्थायी सहायता जो है वो स्कैफोल्डिंग कहलाती है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर का कि बुद्धि लब्धि यानी कि आईक्यू निकालने का सही सूत्र क्या है? तो आईक्यू जो है वो किस सूत्र से निकाली जाती है? आईक्यू निकाली जाती है MA अपॉन CA मल्टीप्लाई 100, ठीक है, जहाँ MA है वहाँ मानसिक आयु और CA का मतलब है वास्तविक आयु, ठीक है, क्रोनोलॉजिकल एज और मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज और मल्टीप्लाई 100, ठीक है, जो रिजल्ट आएगा वो एक बच्चे की जो एक बुद्धि लब्धि है, आईक्यू लेवल है, वो बच्चे का निकल के आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा बाह्य अभिप्रेरणा यानी कि एक्सटें एक्सटेंसिक जो मोटिवेशन है उसका उदाहरण है? तो उसका उदाहरण है पुरस्कार जीतने के लिए पढ़ाई करना, ठीक है। बच्चे को आपने लालच दे दिया कि अगर तू फर्स्ट आएगा तो तुझे मैं ये चीज़ दिलवाऊंगी, तो वो एक एक्सटर्नल जो है वो मोटिवेशन है, ठीक है। जब बच्चा खुद से मोटिवेशन लेके खुद पढ़ाई करता है कि नहीं मैंने पढ़ना है, मैंने इससे ज़्यादा नंबर लाने हैं, जो उसका फ्रेंड है उससे ज़्यादा नंबर लाने हैं, जब बच्चा खुद अंदर आंतरिक रूप से अभिप्रेरित हो रहा है, ठीक है, तो वो इंटरनल मोटिवेशन कहलाएगी। जब बच्चे को पुरस्कार दिए जा रहे हैं या उसको मतलब किसी के द्वारा बोला जा रहा है कि अगर तू ये काम कर देगा तो तुझे ये चीज़ दिलवाई जाएगी, तो वो जो है वो एक तरह से बाह्य अभिप्रेरणा बच्चे की कहलाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की समाजीकरण की प्राथमिक एजेंसी कौन सी है? तो ये तो परिवार है, ठीक है, इसको मैं पिछली क्लास में बता चुकी हूँ आपको कि जब बच्चा जो है स्कूल में आता है, यानी कि मान लो कि अगर बच्चा 4 साल का भी स्कूल आ रहा है तो 4 साल से पहले तो वो घर पे ही था, ठीक है, तो जो बच्चा जो है उसका जो एक समाजीकरण होता है तो वो परिवार में सबसे पहले होता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के किस चरण में बच्चा संरक्षण, ठीक है, कन्वर्सेशन जो है वो उसकी अवधारणा से विकसित होता है, तो वो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज है, ठीक है। नेक्स्ट है रचनावादी यानी कि कंस्ट्रक्टिविस्ट जो है वो ढांचे के अनुसार ज्ञान कैसे प्राप्त किया जाता है? तो ज्ञान जो है वो अनुभव के माध्यम से सक्रिय रूप से निर्मित करके जो है वो प्राप्त किया जाता है। सीखने की अक्षमता यानी कि डिसकैलकुलिया जो है वो किससे संबंधित है? तो डिसकैलकुलिया जो है वो गणितीय गणनाओं से संबंधित है। जब बच्चा जो है वो एक ऐड करने में, सब्सट्रैक्ट करने में, मल्टीपल करने में, ये जो है वो बच्चा कठिनाई महसूस कर रहा है, तो उसको जो है वो गणितीय गणनाओं यानी कि एक अंकों को लिखने के लेकर बच्चा जो है वो किसी चीज़ का छोटी से छोटी एक सीरीज़ का भी जो है वो प्लस नहीं कर पा रहा है, माइनस नहीं कर पा रहा है, उसको नंबर्स लिखने में प्रॉब्लम आ रही है, तो ये सब जो है गणितीय गणनाओं से रिलेटेड जो क्षमता है यानी कि एक तरह से डिसेबिलिटी है, वो डिसकैलकुलिया जो है वो कहलाती है, ठीक है। नेक्स्ट है कि कोहल वर्ग के नैतिक विकास में अच्छे लड़का और अच्छे लड़की अभिविन्यास का क्या अर्थ है? तो उसका अर्थ है कि दूसरों की स्वीकृति प्राप्त करने के लिए अच्छा व्यवहार करना, ठीक है। नेक्स्ट है कि बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का क्या अर्थ है? ठीक है, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, उसका क्या अर्थ है? तो उसका अर्थ है कि बच्चों के अनुभवों और उनकी सक्रिय भागीदारी को प्राथमिकता देना कि हाँ बच्चे ही सब कुछ है, ठीक है, तो वो जो है चाइल्ड सेंटर्ड जो एक शिक्षा शास्त्र है वो कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि व्यक्तिगत विभिन्नताओं इंडिविजुअल डिफरेंसेस का सम्मान करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? इंडिविजुअल डिफरेंसेस को समाप्त करने के लिए टीचर को क्या करना चाहिए? विविध शिक्षण पद्धतियों और मूल्यांकन के तरीकों का उपयोग जो है वो करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है कि विकास का श्रेय पदामुखी, ठीक है, सिद्धांत क्या कहलाता है? तो वो विकास सिर से पैर की ओर होता है, ये कहलाता है। नेक्स्ट है कि प्रभावी अधिगम के लिए वातावरण कैसा होना चाहिए? तो प्रभावी अधिगम के लिए वातावरण जो है वो सहयोगात्मक और भय मुक्त जो है वो होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अधिगम का प्रयास एवं त्रुटि, जो ट्रायल एंड एरर थ्योरी है वो किसने दी है? तो ट्रायल और एरर थ्योरी जो है वो थॉर्नडाइक, एडवर्ड थॉर्नडाइक के द्वारा जो है वो दी गई थी, ठीक है। नेक्स्ट है सृजनात्मकता क्रिएटिविटी
का अनिवार्य लक्षण क्या है? तो क्रिएटिविटी का अनिवार्य लक्षण है अवसारित चिंतन, डाइवर्जेंट थिंकिंग। ठीक है, डाइवर्जेंट थिंकिंग जब बच्चा जो है वो एक ही क्वेश्चन के बहुत बार तरीके से हल करता है तो वो डाइवर्जेंट थिंकिंग जो है वो कहलाती है। नेक्स्ट है कि एक शिक्षक को छात्रों के बीच भ्रांति को कैसे समाप्त करना चाहिए, तो वो उन पर चर्चा करके उन्हें चुनौती देना चाहिए। ठीक है, देनी चाहिए। नेक्स्ट है कि छात्रों के प्रदर्शन को सुधारने के लिए सबसे प्रभावी फीडबैक क्या है, तो सबसे प्रभावी जो फीडबैक है वो ये सकारात्मक और समय पर रोक दिया गया फीडबैक। ठीक है, अगर बच्चा जो है वो कोई गलत काम भी कर रहा है तो उसको उसी उसी टाइम जो है वो आपने रोकना है। ठीक है, उसी टाइम उसको फीडबैक देना है कि आपने ये काम जो है वो गलत किया है, ये काम आपने अच्छा किया है, तो उसको सुधारने के लिए सबसे अच्छा फीडबैक जो है वो ये कहलाता है। नेक्स्ट है स्व नियमन। ठीक है, सेल्फ रेगुलेशन जो है उसका क्या अर्थ होता है, तो सेल्फ रेगुलेशन यानी कि अपने स्वयं के अधिगम और व्यवहार की निगरानी और नियंत्रण करने की क्षमता जो है वो खुद में, कई बच्चों में देखी होगी आपने, खुद ही होती है कि वो बच्चे खुद ही अपना टेस्ट देते हैं और खुद ही खुद को नंबर देते हैं कि हमने कितनी गलतियां की, हम अगली बार क्या सुधार करेंगे, वो खुद ही स्वयं की जो है वो निगरानी करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि प्याजे के अनुसार स्कीमा निर्माण की प्रक्रिया जो है वो क्या कहलाती है, तो स्कीमा निर्माण की प्रक्रिया प्याजे के अनुसार अनुकूलन एडेप्टेशन जो है वो कहलाती है, जिसमें आत्मसातीकरण और आवास जो है वो शामिल होता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि बुद्धि की का जो द्विकारक सिद्धांत है यानी कि टू फैक्टर थ्योरी जो है वो किसने दी है, तो टू फैक्टर थ्योरी जो है वो चार्ल्स स्पीयरमैन ने दी है। ठीक है, बाकी आपने मल्टीपल जो थ्योरी है वो देख ही ली कि वो किसकी थी। ठीक है, तो टू फैक्टर थ्योरी जो है वो चार्ल्स स्पीयरमैन के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 के अनुसार शिक्षा किस पर बल देती है, तो शिक्षा किस पर बल देती है, संकल्पनात्मक समझ पर, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के ऊपर एनईपी 2020 के अनुसार बल देती है। निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल फाइन मोटर स्किल जो है उसका उदाहरण है, तो लिखना। लिखना जो है, जब जब हम अपनी फिंगर्स का प्रयोग कर रहे हैं तो वो फाइन मोटर स्किल कहलाती है। ठीक है, जब हम पेंसिल पकड़ रहे हैं, कलर कर रहे हैं किसी चीज में, तो फाइन मोटर स्किल जो है वो कहलाती है। ठीक है, एरिक्सन के अनुसार, एरिक एरिक्सन जो थे इन्होंने भी दिया था एक सिद्धांत, तो उनके अनुसार किशोरावस्था का मुख्य संकट क्या है, तो उनके अनुसार किशोरावस्था का जो मुख्य संकट है वो है पहचान बनाम भूमिका भ्रम। ठीक है, आइडेंटिफाई वर्सेस रोल कंफ्यूजन। ठीक है, जो बच्चे जो हैं वो एक किशोरावस्था में पहुंचने के बाद जब बच्चे जो हैं वो अपनी पहचान को लेकर या फिर अपनी भूमिका भ्रम को लेकर जो है कंफ्यूजन में रहते हैं। ठीक है, एरिक एरिक्सन ऐसा मानते थे। नेक्स्ट है कि आवश्यकता अनुसार अनुशासनात्मक वातावरण के बजाय जो कक्षा में लोकतांत्रिक वातावरण का क्या लाभ है, तो उसका लाभ ये है कि ये बच्चों में स्वतंत्र चिंतन और उत्तरदायित्व की भावना को विकसित करता है। जेंडर रूढ़िबद्धता, जो जेंडर स्टीरियोटाइपिंग है उसको कम करने का प्रभावी तरीका क्या है, तो उसको कैसे कम किया जा सकता है, उसको कम किया जा सकता है गैर पारंपरिक भूमिकाओं में पुरुषों और महिलाओं के उदाहरण प्रस्तुत करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा और चिंतन के बीच में जो मुख्य संबंध है वो क्या है, तो वो है कि भाषा चिंतन को प्रदर्शित करती है, जो प्राइवेट स्पीच है वो। नेक्स्ट है कि अधिगम के लिए आकलन असेसमेंट फॉर लर्निंग किस पर केंद्रित होता है, तो वो केंद्रित होता है सुधार के लिए छात्रों को रचनात्मक फीडबैक देने पर। ठीक है, नेक्स्ट है कि बहुसंस्कृति जो शिक्षण है उसकी पद्धति का उपयोग क्यों किया जाता है, तो उसकी पद्धति का उपयोग इसलिए किया जाता है अलग अलग तरह से सीखने वाले बच्चों की जरूरतों को पूरा करने के लिए। नेक्स्ट है कि बुद्धि को एक स्थिर इकाई माना जा सकता है, तो बुद्धि को एक स्थिर इकाई के रूप में नहीं माना जा सकता, बुद्धि परिवर्तनीय और बहुआयामी है। नेक्स्ट है कि अधिगम की प्रक्रिया में प्रेरणा का क्या अर्थ है, तो अधिगम की प्रक्रिया में प्रेरणा जो है वो जो नए सीखने वालों में अधिगम के प्रति रुचि पैदा करती है। नेक्स्ट है कि जो प्रायोगिक अधिगम है
एक्सटर्नल जो एक लर्निंग है वो किस पर बल देती है, तो वो बल करके सीखने और आलोचनात्मक प्रतिबिंब पर जो है वो बल देती है। दृश्यवादित बच्चे, जो दृश्यवादित बच्चे हैं यानी कि विजुअल इम्पैक्टेड जो चाइल्ड है, वो उनके लिए कौन सी शिक्षण सामग्री सबसे उपयुक्त है? तो उनके लिए सबसे उपयुक्त जो सामग्री है वो स्पर्शनीय है, ठीक है, स्पर्शनीय सामग्री और श्रव्य संसाधन, ठीक है, सुनने वाले जो भी संसाधन होंगे वो उनके लिए अच्छे होंगे क्योंकि वो विजुअली इम्पैक्टेड है, ठीक है, वो अच्छी तरह से देख नहीं पाते हैं तो वो सुन तो पाएंगे अच्छे से, और स्पर्श नहीं हो, वो स्पर्श करके महसूस कर पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, शिक्षक के लिए मनोविज्ञान ना ज्ञान क्यों आवश्यक का ज्ञान जो है वो क्यों आवश्यक है? तो एक मनोविज्ञान का ज्ञान इसलिए शिक्षक के लिए आवश्यक है ताकि छात्रों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं, क्षमताओं और व्यवहार को समझने के लिए जो है वो शिक्षक स्वयं प्रिपेयर हो पहले, ठीक है, उसके बाद जो है वो बच्चे को वो समझाए, ठीक है। इसलिए एक शिक्षक के लिए वो जो मनोविज्ञान है उसका ज्ञान होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने 50 PYQs जो है वो आज की क्लास में पढ़ लिए। तो इसी तरह से और भी बहुत सारी क्लासेस जो है वो मेरे चैनल पर आने वाली हैं। आप प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप नए आए हो चैनल पर तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी क्लास को ज़रूर शेयर कीजिए और कमेंट करके मुझे ये ज़रूर बताइए कि आपको क्लास जो है वो कैसी लगी। क्लास को लाइक करके ज़रूर ज़रूर जाइएगा। आज की क्लास के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।